आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम साहित्य सागर के अंतर्गत गद्य भाग की ओर चलते हैं। गद्य भाग में एक पाठ है अपना अपना भाग्य, जिसकी बहुत सुंदर कहानी है। इसमें एक बच्चे की कहानी का वर्णन किया गया है। लेखक ने यहाँ पर इतना सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार से हम अपने भाग्य के अधीन हो जाते हैं। यहाँ पर लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल की सुंदरता को देखने के लिए गया हुआ था, वहाँ घूमने गया हुआ था। ये दो मित्रों की बातचीत हो रही है, दो मित्रों के बीच की कहानी है और किस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने एक बच्चे की हालत जो बहुत ही दुखद थी, उसको देखकर इनका मन बहुत ही भाव विभोर हो उठा। यहाँ पर नैनीताल में ये लोग शाम के समय सड़क पर टहलते हुए वहाँ का सुंदर दृश्य देखते हुए चलते चलते एक किनारे पर पहुँचे, जहाँ पर एक बेंच पड़ी हुई थी। अब ये सब देखा, चारों तरफ बहुत ठंड और बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, ये सब देखकर, और इतने सारे लोगों ने कपड़े पहने हुए थे, फिर भी ठंड की वजह से इनको कपकपी हो रही थी, है ना। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा ठंड में अपने यहाँ भी जब दिसंबर का महीना होता है और उस टाइम पे कितनी ठंड होती है, और इतने सारे कपड़े पहनने के बाद भी हमें कितनी ठंड का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी हम इतना पहनने के बाद भी कहीं मुझे ठंड ना लग जाए। तो वहाँ तो बर्फ़ गिर रही होती है। धीमे धीमे घूमते घूमते शाम हुई, शाम से रात हो गई और रात को चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था, मानो उजेले को खा गई हो, है ना। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था और उस जगह वो दोनों बैठे हुए थे। मित्र ने चलने के लिए बोला कि अब तो भाई बहुत ठंड है, अब तो यहाँ रुका नहीं जा रहा है, अब यहाँ से चलते हैं। बोले नहीं नहीं, थोड़ी देर और बैठते हैं। और वो एक तालाब के किनारे, एक वहीं पर सड़क के साइड में एक बेंच पड़ी हुई थी और वो वहाँ पर बैठ गए। बैठे हुए थे, 10-15 मिनट हुए थे इनको बैठे हुए। तभी क्या हुआ, सामने से कुछ काली काली सी परछाई दिखाई दी, जैसे ना भूत जैसा। तो कह रहे हैं कि भाई देखो, तभी सामने से कौन आ रहा है। तो जब वो थोड़ा और पास आया तो उसने देखा कि एक लड़का है जो ना तो सर पर कुछ पहने हुए है, ना पैरों में, क्योंकि ठंड इतनी बहुत अधिक है, और एक गंदी सी कमीज पहने हुए है और लगभग 10 वर्ष का होगा। देखकर लेखक ने उससे पूछा कि यहाँ तुम क्यों टहल रहे हो, क्या कर रहे हो इतनी ठंड में। वो कुछ नहीं बोला। कहाँ जा रहे हो, बोले पता नहीं। फिर बोला यहाँ कैसे आए, बोले मैं अपने घर से भाग आया हूँ। क्यों भाग आए, बोले मेरे घर में इतनी गरीबी है, मेरे पिताजी भूखे रहते थे तो मुझे मारते थे, मेरी माँ भूखी रहती है तो वो रोया करती है सारा दिन, और मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, सब खाने को था नहीं, तो इसलिए हम यहाँ भाग आए। आप क्या करते हो। तो उसने उत्तर दिया कि अब अभी तक तो मेरे पास घर था, नौकरी थी, छत थी घर छिपाने के लिए सर, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। बोले क्यों, बोले अब मेरा जो साथी था, जिसके साथ हम काम करते थे, वो मर गया। लेखक ने कहा अब क्या करोगे, बोले पता नहीं। कहाँ जाओगे, मालूम नहीं, है ना। कल कहाँ सोए थे, बोले कल दुकान में। आज कहाँ सोओगे, कहाँ जाओगे भाई, कहाँ सोओगे, तो बोला यहीं कहीं। इस तरीके से वो बात करते करते और मौन खड़ा हो गया। पूछा क्या नौकरी करते थे, बोले सब काम। अच्छा, फिर से करोगे, बोले हाँ। बाहर चलोगे, बिल्कुल हाँ चलूँगा। आज क्या खाना खाया, कुछ नहीं। क्यों, खाना नहीं मिला,
नहीं। अब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर? हाँ, ऐसे ही सो जाऊँगा। इस तरीके से आपस में उस लड़के से लेखक बातें कर रहा है और उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया, मेरी कई भाई बहन हैं, मेरा बहुत बड़ा परिवार है और भूख के कारण सब परेशान हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। उसने कहा अच्छा ठीक, मेरे साथ चल। लेखक वहाँ पर उस लड़के को लेकर चल दिए। अब लड़का तो चला गया। जाकर होटल पहुँचे, बुलाया वकील साहब। वकील साहब, उसका जो मित्र है वो वकील है। वकील साहब, तो वकील साहब क्या कर रहे हैं, होटल के कमरे से उतर कर आए और क्या वो कश्मीरी शाल ओढ़े हुए हैं, है ना, मोजे पैरों में पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं और थोड़ा सा झुलझुला कर बोले, हाँ हाँ कहिए क्या बात है। बोले अरे आपको नौकर की ज़रूरत थी। लेखक ने कहा देखिए ये लड़का ले आया हूँ। तो वकील थोड़ा झुलझुला कर बोला, कहाँ से ले आए, इसे आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता, है ना। इस तरीके से वो उसके पक्ष में बोलते जा रहे थे और वकील उतना ही गुस्सा कर रहा था कि अजी साहब ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, आपको नहीं पता इन बच्चों में कितने अवगुण छिपे हुए हैं। तो फिर से लेखक कहता है अरे मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा है। कह रहे अरे भाई आप भी खूब हैं, अरे गहरे किसी को भी नौकर बना के लेकर आ गए और बोल रहे हैं इसको रख लो। कल बाई चांस मैंने इसको रख लिया और कल ये सारा सामान लेकर चंपत हो गया तो मैं क्या करूँगा, आप मानते ही नहीं हैं। फिर लेखक थोड़ा शांत हो गया और उसका जो मित्र था वकील वो बोले ही जा रहा था, बोले अच्छा मजाक कर लेते हो भाई, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मैं इसको नहीं रखूँगा। बहुत निराश हुआ लेखक, सोचने लगा कि अब क्या करूं। 2 मिनट के लिए वो थोड़ा शांत हुआ और लेखक ने अपने पैंट की जेब में हाथ डाला, थोड़ा प्रयास किया जैसे कुछ ढूंढ रहा है कि उस मन में उसने सोचा कि मुझे कुछ पैसे चेंज हो तो हम इसको दे दें तो ये जाकर कुछ खा ले। तो मित्र पूछता है क्या बात है। बोले नहीं मैं कुछ सोच रहा था इसको पैसे दे दें, लेकिन मेरे पास 10-10 रुपए के नोट हैं, कैसे दें। तो उसने भी चेक किया, बोले देखता हूँ शायद मेरे पास हो लेकिन है नहीं, तो 10 ही दे दो। अरे बोले नहीं 10 दे दूँगा तो मेरा बजट बिगड़ जाएगा। इस तरीके से बोले ठीक है अगले दिन सुबह 10 बजे होटल डिप पर आ जाना। ऐसा कहकर बोला ठीक है मैं अब जाऊँ। बोला हाँ ठीक है जाओ, और वो चला गया। इधर बहुत ठंड थी और लड़के के पास कुछ भी कपड़े, कुछ भी ऐसा नहीं था जो वो पहन ले और अपने शरीर को ढक सके। दूसरे दिन वह लड़का आया नहीं और ये लोग अपना निकलने वाले थे। इन्होंने जाते समय उसका इंतज़ार करना भी ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि 10 बज चुके थे और इन्हें जाना था। लेकिन जब ये बैठ रहे थे अपनी मोटर पर वहाँ से निकलने के लिए, तो किसी ने आकर दौड़ते दौड़ते कहा कि भैया सुनो, पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। तो इनके मन में आया कि ये वही लड़का था। दोनों ने यह समाचार सुना, उसके मित्र ने और लेखक ने, और जो उनकी दर्दनाक मौत हुई उस पर वो अपने मन में विचार करने लगे और उनके मुंह से यही निकला कि अपना अपना भाग्य। तो प्रस्तुत कहानी में ये लेखक ने दर्शाने की कोशिश की है, ये बताने का प्रयास किया है कि संसार में बड़ी बड़ी बातें तो सभी कर लेते हैं, है ना, लेकिन दया दिखाना या गरीबों पर या उनके लिए कुछ कार्य करना ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो अगर चाहते तो वो उनको रख सकते थे, जॉब पे भी रख सकते थे और उस लड़के को बचा भी सकते थे। अगर उसको छत मिल जाती, भोजन मिल जाता, तो क्या उसकी मृत्यु होती? कभी नहीं होती। कहानी में अत्यंत मार्मिक बिंदु पर आकर मतलब समाप्त होती है ना। ऐसे ये मतलब स्पष्ट करती है ये कहानी कि आज के लोगों में दयालुता तथा परोपकार
जैसे मूल्यों का अभाव होता चला जा रहा है ना। उनके हृदय में वेदना, वो पीड़ा, वो दर्द उनके प्रति ख़त्म होता चला जा रहा है, जिसके कारण किसी मजबूर तथा दयनीय स्थिति से जूझते व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उनकी स्थिति को, उनकी सिचुएशन को, उनकी दशा को देखकर लोग बस यही कह के निकल जाते हैं कि अपना अपना भाग्य। भाई, किसी को अपना अपना भाग्य बताकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बच के निकलना चाहता है। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कारण मौज उड़ा रहे हैं, उसी जगह जो बेचारे दूसरे और हैं तकलीफ़ों से रोड किनारे ऐसे सड़कों की तरफ, जिनके पास आवास नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? वो दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, या किसी से वो मदद भी नहीं मांग सकते हैं, ऐसी इच्छा भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्त करने पर भी उन्हें लाचारी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ जैनेंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया, वहाँ के नैनीताल के दृश्यों का वर्णन किया, और साथ साथ में उन्होंने समाज में फैली इस कुरीति को भी सबके समक्ष प्रस्तुत किया कि हम अपनी कमज़ोरी, अपनी कमियों को अपना अपना भाग्य का नाम दे देते हैं। अगर हम चाह लेते तो हम उस बच्चे की मदद कर सकते थे। तो आज हम लोगों ने अपना अपना भाग्य के माध्यम से इस सच्चाई को जाना कि समाज में निम्न स्तर के लोग कैसी स्थिति से गुजारा कर रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको भोजन के लिए तरसना पड़ रहा है, और हमें उनकी ओर भी कुछ प्रयास करने चाहिए, उनकी स्थिति की ओर भी हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कुछ कष्ट, उनके कुछ दर्द कम हो सके। धन्यवाद।